इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, ये हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे कितने तरीके के इंटरमीडियरीज होती हैं। ठीक है, इंटरमीडियरीज बोल लो या जो भी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो वो। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत हल्का सा टॉपिक है। लास्ट तक बस सुन लेना इस वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, और जितना ईजी ये टॉपिक है उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। आपको यहाँ पे राइट साइड में 8 इंटरमीडियरीज दिख रही होंगी जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में वो किसी न किसी तरीके से पूछा जा सकता है। एक एक बारी बस इसको आप सुन लोगे ना, आप समझ जाओगे कि क्या है ये इंटरमीडियरीज। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कितने तरीके की इंटरमीडियरीज होती हैं। विद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जानने से कि इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट बोलते किसे हैं। अभी नाम पढ़ के आपको क्या लग रहा है? फॉर एग्जांपल, आप मान लो आप इंडिया में रहते हो, आपका कुछ एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आपने इंडिया में कुछ एक सामान बना लिया। अभी आप सोच रहे हो उसको इंटरनेशनल मार्केट्स में उतारने की, किसी और कंट्री में जाके बेचने की। तो अगर आप वो सोच रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें और सोचनी पड़ेगी कि कैसे आप उस सामान को वहाँ तक लेके जाओगे, क्या क्या पेपर वर्क्स होंगे, किस ज़रिए से लेके जाओगे, कौन कौन सी जगह पे आप उसको स्टोर करोगे, वेयर हाउसिंग करोगे, वो सारी चीज़ें देखता है इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। अगर डिस्ट्रीब्यूशन को आप मैनेज कर रहे हो इंटरनेशनली तो उसको आप इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट बोल सकते हो। आइए पढ़ लेते हैं एक बार। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, coordinating and controlling the movement of goods and services across different countries to reach customers efficiently। ठीक है, अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको कस्टमर्स तक पहुंचना है बहुत अच्छे से तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट करनी पड़ेंगी बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज़। ठीक है, आपको किस तरीके से गुड्स को लेके जाना है, ये जो भी आप सर्विस बना रहे हो उसको लेके जाना है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें आती हैं इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में। It involves selecting the right distribution channels, intermediaries, and logistics strategies to ensure timely delivery, cost efficiency, and compliance with international trade regulations। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इंडिया में रहते हो, किसी और कंट्री में आप अपना सामान बेचना चाहते हो, लेके जाना चाहते हो, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो सामान टाइमली वहाँ तक पहुँच जाए। ये तो है नहीं कि भाई आपने 10 पीस भेज दिए, वहाँ पे 10 क्वांटिटी भेज दी, उसके बाद आप भेजोगे ही नहीं। अगर वहाँ के कस्टमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई करना है तो आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो टाइमली डिलीवरी आपको इंश्योर करनी पड़ेगी। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप डिस्ट्रीब्यूशन में ही सारा पैसा नहीं उड़ा रहे हो, तो कॉस्ट एफिशिएंसी भी देखनी पड़ेगी। अब उस कंट्री के क्या क्या रेगुलेशंस हैं, क्या क्या लॉज हैं, उनके साथ भी आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। ये सब कुछ आता है इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में। एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, टाइमली लेके जाना, बजट में लेके जाना, और वहाँ के जो भी लॉज हैं उनको फॉलो करते हुए लेके जाना, जो भी पेपर वर्क्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लो, टाटा मोटर्स के बारे में आपने सबने सुना होगा। अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया की कंपनी है टाटा मोटर्स, गाड़ियाँ बनाती है, रेंज रोवर, जैगुआर वगैरह सब इसी के अंडर आता है। अगर टाटा मोटर्स को अपनी सफारी गाड़ी साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट करनी है, इंडिया में बना दी है उसने सफारी, अब उसको साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें उसको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे क्वालिटी इंस्पेक्शन, टाटा मोटर्स मेक श्योर करेगा कि जो भी क्वालिटी है उस गाड़ी की वो साउथ अफ्रीका के रेगुलेशंस के हिसाब से मीट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसको एक प्रॉपर क्वालिटी इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन देखना पड़ेगा कि इंडिया से साउथ अफ्रीका उस गाड़ी को लेके कैसे जाओगे, कौन कौन से आपको फ्रेट फॉरवर्डर या कोरियर्स लगेंगे, कौन से पोर्ट से आप भेजोगे, आप क्या समुद्र के ज़रिए भेजोगे तो मुंबई पोर्ट यूज़ करोगे कि चेन्नई का पोर्ट यूज़ करोगे साउथ अफ्रीका भेजने के लिए, कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक्सपोर्ट करते टाइम कुछ भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, कौन कौन से आपके ब्रोकर्स होंगे जो उस काम को करवाएंगे, सब कुछ आप अकेले तो करोगे नहीं। ठीक है, बहुत सारी और भी फॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। उसके बाद आप पोर्ट क्लियरेंस और इंपोर्ट कस्टम्स पे ध्यान दोगे कि साउथ अफ्रीका एक बार पहुंच गया तो वहाँ पे पोर्ट को कैसे क्लियर करना है, कि अगर एक बार गाड़ी पहुँच गई तो वहाँ के इंपोर्ट कस्टम्स भी होंगे कि साउथ अफ्रीका तो इंपोर्ट कर रहा है ना वो गाड़ी, तो वहाँ पे भी कुछ पेपर वर्क्स होंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज़ होंगी, सर्टिफिकेशंस होंगे। उसके बाद आप वेयर हाउसिंग देखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे कि साउथ अफ्रीका एक बार पहुंच गई तो आप रखोगे कहाँ पे उस गाड़ी को।
ऐसा तो है नहीं कि बस एक ही गाड़ी भेजी होगी आपने 100 या 200 गाड़ियाँ भेजी होंगी, तो आपको वहाँ का वेयर हाउसिंग देखना पड़ेगा कि कहाँ पे उन गाड़ियों को रखोगे, कैसे कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस किस रिटेलर के पास आप भेजोगे उस गाड़ी को। ये सब कुछ अगर आप कर रहे हो तो आप इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है। ये बस एक एग्जाम्पल था, इसमें कुछ एक पार्ट है इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का। बस ये मत समझ लेना कि बस यही 4 पॉइंट्स होते हैं, ये बस आपको समझाने के लिए था कि कैसे काम करता है इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये कुछ लिस्ट ऑफ इंटरमीडियरीज होती हैं जो आपका जो काम है वो इजी बनाती है। ये जो आपके काम के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो, अपनी सामान को एक देश से दूसरे देश भेज रहे हो बेचने के लिए, तो इन सब के ज़रिए आप जा सकते हो, ठीक है। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज हो सकती हैं जिनको हम ईएमसी बोलते हैं। एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनीज हो सकती हैं, ईटीसीज, फ्रेट फॉरवर्डर्स, कस्टम ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एजेंट्स एंड ब्रोकर्स, रिटेलर्स, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स। ये कुछ 8 हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह कुछ नहीं है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी मान लो, चलो शुरू के जो 4 हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। क्योंकि फ्रेट फॉरवर्डर्स अगर एक देश से दूसरे देश भेज रहे हो तभी होगा। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनीज, अगर एक देश से दूसरे देश में जा रहा है सामान तभी होगा। कस्टम्स कब लगते हैं? जब एक देश से दूसरे देश जाता है सामान। तो स्टार्टिंग के 4 तो इंटरनेशनल लेवल वाले हो गए, और जो नीचे के 4 हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, एजेंट्स, रिटेलर्स, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स, ये सब कुछ आप लोकली भी करते हो। मान लो अगर आपको इंडिया में ही एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुंचाना है तो डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए आप पहुंचाओगे, एजेंट्स होंगे कुछ इन्वॉल्व, बहुत सारे रिटेलर्स होंगे, आप किसी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर की हेल्प ले सकते हो, ठीक है, ऑन पेड बेसिस। तो ये सब कुछ हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, एक स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो आने वाली 8 स्लाइड्स आप बहुत आराम से सुन लेना बस, ठीक है, ज़्यादा घबराना नहीं है इसमें। ऑलराइट। और कस्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले बहुत लोगों का एक डाउट होता है कि कस्टम क्या होता है यार। कस्टम होता है एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट, ठीक है। ये बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, नॉलेज मान लो। कस्टम होते हैं सिक्योरिटी चेक पॉइंट। अगर आप एक देश से दूसरे देश सामान लेके जा रहे हो तो आपका जो सामान है वो चेक होता है। जैसे खुद भी मान लो, अगर आप खुद भी जा रहे हो एक देश से दूसरे देश तो आपको भी तो चेक किया जाता है ना कि आप कुछ इलीगल सामान तो नहीं लेके जा रहे हो, या आपकी चेकिंग होती है बेसिकली। वैसे ही जो सामान आप भेज रहे हो उसकी चेकिंग होती है, उसके टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ चेक किए जाते हैं, और कुछ आप इलीगल चीज़ स्मगल तो नहीं कर रहे हो, वो सारी चीज़ें मेक श्योर की जाती हैं कस्टम्स में। तो कस्टम्स को ये समझ लो आप, एक तरह से चेकिंग होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज से, जिनको हम ईएमसी भी बोलते हैं। जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसको मैनेज कर देंगी ये कंपनी, ठीक है। आपने मान लो कुछ सामान बनाया अपने पास, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो ये कंपनी संभाल लेगी। Export management companies act as the export department for manufacturers who may not have expertise or resources to manage international sales on their own. अभी आपने इंडिया में सामान बना तो लिया, अब आपको पता नहीं ना कि बाहर की कंट्रीज़ के मार्केट कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, तो आप कुछ एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ को हायर कर सकते हो या इनकी कुछ सलाह ले सकते हो, मदद ले सकते हो, और पैसे ऑब्वियसली लगेंगे ना एक्स्ट्रा, तो उसके बेसिस पे आपका ये सब कुछ काम करके दे देंगे एक्सपोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। Export management companies handle various aspects of export process, providing a comprehensive service that includes market research, identifying potential buyers, negotiating sales and managing all the export documentation and logistics, ठीक है। अब ये बहुत सारे काम करती हैं एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज। कौन कौन से काम करती है? आपको एक मार्केट रिसर्च प्रोवाइड कर देगी कि कौन से मार्केट में, कौन सी कंट्री में, कौन से मार्केट में आपका सामान बहुत अच्छा बिक सकता है। पोटेंशियल बायर्स बता देंगे आपको कि भाई ये सारे बायर्स, ये सब आपका सेगमेंट हो सकता है जहाँ पे आप अपना सामान सेल कर सकते हो। आपके लिए सेल्स भी नेगोशिएट कर देंगी, ठीक है। और आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एक्सपोर्ट करते टाइम, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अगर आपको एक्सपर्टीज़ नहीं है उसमें, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की, तो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज आपको ये सब कुछ करके दे देंगी। अब इंडिया में कुछ एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? MMTC लिमिटेड है एक, मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि बेसिकली प्राइमरी प्रोडक्ट्स में डील करती है। अगर आप कोल को माइन कर रहे हो, आयरन है आपके पास, आर्गो प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ हैं, तो अगर आप ये एक्सपोर्ट करना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, MMTC लिमिटेड को। फिर आता है पंजाब एग्री एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसका ये शॉर्ट फॉर्म भी है। पंजाब एग्री एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन क्या है? पंजाब की गवर्नमेंट की एजेंसी है कि पंजाब के जो किसान हैं, अगर वो अपना सामान बाहर भेजना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं बेसिकली,
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, तो उसके बेसिस पे ये काम करती हैं। क्योंकि पंजाब के जो किसान हैं, क्या पता उनको इतनी नॉलेज ना हो कि वो एक्सपोर्ट कर पाएँ अपने तरीके से, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो खुद से पूरे कर पाए, तो ये जो एजेंसी है ये आपकी हेल्प कर देगी। तो ये इसको एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ में ही काउंट किया जाता है। सेकेंड होता है एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनीज, जिसको हम ईटीसी भी बोलते हैं। अब एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनीज क्या होती है, ट्रेड कर देती हैं। आपने कुछ सामान बना लिया, आप इन कंपनीज को वो सामान बेच सकते हो और ये बाद में आपका जो सामान है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में बेच देंगी, ठीक है। एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनीज परचेज गुड्स फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एंड सेल देम इन इंटरनेशनल मार्केट्स, ठीक है, बाय और सेल का काम करती हैं ये। अनलाइक ईएमसीज, ईटीसी टेक टाइटल टू द गुड्स, मीनिंग they own the products during the export process and assume all associated risks and rewards, ठीक है। अब अनलाइक एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज जो हमने पीछे पढ़ा था, वो आपकी बस हेल्प करेंगी, वो ओन नहीं करेंगी आपका प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनीज के पास जाते हो तो सबसे पहले भाई अपने आपके सामान का वो रेट लगा देंगी। हाँ भाई, आपने ये बनाया है तो आप इतने रुपए में हमें बेच दो, हम आगे इंटरनेशनल मार्केट्स में बेच देंगे उस सामान को। तो अल्टीमेटली आपका सामान इंटरनेशनल मार्केट में ही जा रहा है, लेकिन आपको जो दाम मिल रहा है वो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनीज डिसाइड करेंगी, ठीक है। और बाकी के आने वाले जो रिस्क होंगे वो आपके ऊपर नहीं होंगे, वो एक कंपनी खुद बियर करती हैं। Export trading companies typically handle large volumes of trade and are well versed in logistics and regulations of international commerce. अब इनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है, इन्होंने ऐसे बंदे हायर किए होते हैं जिनको इंटरनेशनल कॉमर्स की बहुत अच्छी नॉलेज है। उनको पता है कि कैसे किस लॉजिस्टिक्स, किस कोरियर से उस सामान को भेजना है, कैसे कैसे वहाँ के रेगुलेशंस को फॉलो करना है, ठीक है। और बहुत लार्ज वॉल्यूम्स हैंडल करती हैं ये नहीं कि आपने 4 सामान बनाया, बोला कि भाई ये 4 भेज दो हमारे इंटरनेशनल मार्केट में, नहीं, वो 4000 या 4 लाख क्वांटिटीज़ होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, गनवोर ग्रुप हो सकता है, जॉन वेंट्स ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, आपका जो सामान है वो आपसे ख़रीद लेगा, जो भी आप डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हो, और वो रीसेल कर देगा इंटरनेशनल मार्केट्स में, ठीक है। अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमने पीछे पढ़ा था एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज़, वो इनसे अलग कैसे होती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनीज़ जो होती हैं वो आपका गुड पहले आपसे ख़रीद लेंगी, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको फॉरेन मार्केट्स में भेज देंगी ये बोल सकते हो, या सेल कर देंगी बोल सकते हो, ठीक है। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ क्या होंगी, वो एक इंटरमीडिएट की तरह काम करेगी और एक्सपोर्ट ऑपरेशंस को मैनेज करेगी आपके बिहाफ पे, बस एक्सपोर्ट ऑपरेशंस को मैनेज करेगी बस, ठीक है। आपका सामान आपका ही रहेगा, जो भी रिस्क रिवॉर्ड होगा वो आपका ही रहेगा, ठीक है। थर्ड होता है फ्रेट फॉरवर्डर्स। फ्रेट फॉरवर्डर्स कौन होते हैं, एक तरह से कोरियर सर्विस होती है, आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाती है, दैट्स इट, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, कुछ हद तक डॉक्यूमेंटेशन भी हैंडल कर लेती है, ठीक है। फ्रेट फॉरवर्डर्स स्पेशलाइज इन अरेंजिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर्स। मान लो आपने कुछ सामान बनाया, आपको बाहर भेजना है, तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्रेट फॉरवर्डर्स देख लेंगे। दे प्रोवाइड अ रेंज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज इंक्लूडिंग consolidating shipments, negotiating freight rates, preparing shipping documents and ensuring that goods are transported efficiently and cost effectively, ठीक है। फ्रेट फॉरवर्डर्स आपका क्या काम करेंगे, अगर आपकी बहुत छोटी छोटी शिपमेंट्स है तो उनको एक लार्ज शिपमेंट में कन्वर्ट कर देंगे ताकि आपकी शिपिंग कॉस्ट बच जाए, ठीक है। आपके फ्रेट रेट्स जो होंगे उनको नेगोशिएट कर लेंगे कि आपको सही मतलब प्राइस पड़े, ठीक है। और आगे कस्टम ब्रोकर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करवा देंगे आपको कि आपका जो कस्टम, जैसे कि मान लो आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान भेज रहे हो, तो वहाँ पे जाके जो कस्टम्स हैं उसमें दिक्कत ना हो, उसमें आपका सामान फंसे ना, आपको पहले से गाइड कर देंगे फ्रेट फॉरवर्डर्स। फ्रेट फॉरवर्डर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग द कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग, ठीक है। ये इंटरनेशनल शिपिंग मैनेज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुंचा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो सकता है DHL का ग्लोबल फ्रेट फॉरवर्डिंग है, UPS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस है, ठीक है। ये दोनों बहुत फेमस हैं इस टाइम पे इंटरनेशनल अगर आपको सामान भेजना है तो फ्रेट फॉरवर्डर्स में आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हो। फोर्थ है कस्टम्स ब्रोकर। अब आपका सामान एक बार पहुंच गया वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे कस्टम्स में आपका सामान जाएगा, बेसिकली आपका सामान चेक होगा अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद कस्टम क्लियरेंस, आपने सुना होगा कस्टम क्लियरेंस होती है, फिर उसके बाद उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपको बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज़, टैक्सेस, टैरिफ्स पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो ये सारा काम आपके लिए देख सकते हैं। कस्टम ब्रोकर्स आर लाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स हु असिस्ट बिजनेसेस इन क्लियरिंग गुड्स थ्रू कस्टम्स, ठीक है। कस्टम्स में आपका सामान ना फंसे,
कौन कौन से ट्रिक्स हैं, कौन कौन सी जगह पे आपको पेमेंट करनी है, आप गलत लोगों के हाथों में ना जाओ, वो सब कुछ ये लोग देख लेते हैं। दे हैंडल कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स, कैलकुलेट ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड इंश्योर कंप्लायंस विद लोकल एंड इंटरनेशनल रेगुलेशंस। ठीक है, तो ये सारे काम वो आपके लिए करके दे देंगे कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वो भर के दे देंगे आपको कस्टम ड्यूटीज़ और टैक्सेस बता देंगे, टैरिफ्स अगर हैं तो वो बता देंगे। ठीक है, और आपका सामान पहले ही बता देंगे कि इंटरनेशनल रेगुलेशंस के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। ठीक है, कस्टम ब्रोकर्स आर एसेंशियल फॉर नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड भाई दाल भात नहीं है कि कोई भी खा लेगा। कस्टम ब्रोकर्स आप ऑलवेज एडवाइजेबल होता है कि कस्टम ब्रोकर्स को आप यूज़ करो ताकि वो आपका सामान ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा दे और इंटरनेशनल मार्केट में वो उतर जाए एटलीस्ट आपका सामान। कस्टम ब्रोकर के एग्जांपल हो सकते हैं DHL, अगेन एक कस्टम ब्रोकर का भी काम करता है, UPS सप्लाई चेन भी करता है। फिर आता है रियाल लॉजिस्टिक्स जो इंडिया का कस्टम ब्रोकर है कि अगर आपको मतलब इनको यूज़ करना है तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली दे विल चार्ज यू सम फीस। ठीक है, फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब मान लो आपका सामान वहाँ पे पहुँच गया है तो आप किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास रखोगे वो सामान। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर एक्ट एज इंटरमीडियरीज हु परचेज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम टू रिटेलर्स और डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स इन फॉरेन मार्केट्स। मान लो आपने या टाटा मोटर्स ने मान लो अपनी गाड़ी भेज दी है साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका में किसके पास जाएगी वो गाड़ी, कहाँ पे जाएगी। ठीक है, या तो आप वेयर हाउसिंग करोगे या डिस्ट्रीब्यूटर के पास दोगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास अगर आप दे रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको उसका एक दाम दे देगा, एक पैसे दे देगा कि हाँ भाई इतने रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीद लिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर है वो आगे कितने रुपए में बेच रहा है। दे यूजुअली होल्ड इन्वेंट्रीज, मैनेज लोकल मार्केटिंग एफर्ट्स एंड प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज। तो आपकी इन्वेंट्री को मैनेज कर लेंगे, अच्छे से आपका वेयर हाउसिंग वगैरह कर देंगे, लोकल मार्केटिंग एफर्ट्स डाल देंगे कि ताकि वो सामान ईजिली मार्केट में उतर जाए और लोग उसको खरीदें। और लोगों को खरीदने के बाद अगर कोई दिक्कत विक्कत आ रही है तो भी वो डिस्ट्रीब्यूटर ही हैंडल कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर हेल्प मैन्युफैक्चरर्स रीच न्यू मार्केट्स विदाउट हैविंग टू एस्टेब्लिश देयर ओन सेल्स प्रेजेंस अब्रॉड। मान लो आप इंडिया में हो, आपने कुछ सामान बनाया, तो अगर आप उसको USA में भेजना चाहते हो तो USA के किसी डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर लो, बोलो कि भाई मैं कुछ सामान भेज रहा हूँ, आप खरीद लो और बाकी का मार्केटिंग वगैरह आप खुद देख लेना कि किस कस्टमर को आपको भेजना है, मेरे को बस अपना सामान US के कस्टमर्स तक पहुंचाना है। ठीक है, तो अगर कस्टमर्स को पसंद आया तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर आपको कांटेक्ट करेगा, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर को बोला जाता है इंटरमीडियरी, मिडलमैन। फिर आते हैं एजेंट्स एंड ब्रोकर्स जो बेसिकली आपकी सेल्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, आपके लिए कस्टमर्स लेके आएंगे और आपसे कमीशन लेके जाएंगे, बेसिकली यही होता है। एजेंट्स एंड ब्रोकर्स फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स इन इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में आपने डिस्ट्रीब्यूटर को सामान भेज दिया, अब डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट हायर करेगा, बोलेगा कि भाई अब इस सामान के कस्टमर्स लेके आओ। ठीक है, तो कस्टमर और सेलर के बीच की ट्रांजैक्शन को बनाना ही एजेंट्स और ब्रोकर का काम होता है। एजेंट्स रिप्रेजेंट द सेलर एंड अर्न अ कमीशन ऑन सेल्स व्हाइल ब्रोकर्स ब्रिंग बायर्स एंड सेलर्स टुगेदर विदाउट टेकिंग ओनरशिप ऑफ द गुड। ठीक है, मोर और लेस सेम ही काम होता है। एजेंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के साइड का होता है या सेलर की साइड का होता है जो कस्टमर्स को लेके आता है और जो भी सेल होती है उस पर उसको कमीशन मिलता है। ठीक है, ब्रोकर का भी यही काम होता है। ब्रोकर आपने इंडिया में भी बहुत देखे होंगे, कोई घर खरीदा होगा तो आप ब्रोकर के पास जाते हो, हाँ भाई मेरे को घर दिखा दो, तो ब्रोकर खुद का घर नहीं दिखाता है, वो किसी आपको लैंडलॉर्ड से कनेक्ट करा देता है कि हाँ भाई इनका घर है, आप ले लो और इतने % मेरा ब्रोकरेज बन जाएगा। ठीक है, तो बायर और सेलर को साथ में मिलाता है बस ब्रोकर। Both play a critical role in expanding a company's reach in foreign markets by leveraging their local knowledge and networks. उनको लोकल नॉलेज और नेटवर्क्स की बहुत समझ होती है, उनको मार्केट की ग्राउंड रियलिटी पता होती है बेसिकली। ठीक है, तो आपको अगर कुछ भी सामान बेचना है तो आप एजेंट और ब्रोकर को यूज़ कर सकते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर को दे दो, डिस्ट्रीब्यूटर अपना एजेंट और ब्रोकर लगा के वो सामान बेच सकता है। ठीक है, तो सामान बेचना ईजी बना देते हैं बेसिकली ये। फिर आते हैं रिटेलर्स। अगर मान लो एजेंट और ब्रोकर नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली रिटेलर से भी कांटेक्ट कर सकता है। रिटेलर परचेजेस प्रोडक्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स और मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल देम डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, रिटेलर्स मान लो कि शॉप्स हो गई, या अगर मान लो गाड़ी ही भेजी है टाटा मोटर ने तो कोई शोरूम होगा या आउटलेट होगा जहाँ पे वो गाड़ी शो की जाएगी कस्टमर्स को, वो हो जाता है रिटेलर। इन इंटरनेशनल मार्केट्स रिटेलर्स प्रोवाइड अ डायरेक्ट चैनल फॉर मैन्युफैक्चरर्स टू रीच कस्टमर्स। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में जो रिटेलर होते हैं
वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं बेसिकली, कि जो भी आप सामान बेच रहे हो वो हम बेचेंगे आपके बिहाफ पे कस्टमर्स को। कस्टमर्स भी तो जैसे मान लो यूएसए का कस्टमर है तो यूएसए के रिटेलर के पास जाएगा, हाँ भाई मेरे को ये सामान चाहिए। अब यूएसए का रिटेलर या तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा सकता है या आपके पास डायरेक्टली आ सकता है कि भाई इंडिया में आपको कॉल आया कि भाई ये फलाना कस्टमर ये सामान मांग रहा है, ठीक है। दे ऑफन हैव डीप लोकल मार्केट नॉलेज एंड एस्टेब्लिश्ड कस्टमर बेस। वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होते हैं कस्टमर्स के, रोज उनके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं और उनको सारी नॉलेज होती है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए और क्या उनका टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। लास्ट होता है लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स। लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर ऐसी कंपनी होती है जो आपके बिहाफ पे सब कुछ हैंडल कर लेंगी लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, ठीक है। लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स 3PL बोल सकते हैं, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स 4PL बोल सकते हैं। कंपनीज ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर पे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3PL 4PL 7PL 9PL सब कुछ डिस्कस किया है उसके अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो है, अगर आपके सिलेबस में नहीं भी है तो भी देख लेना, आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी अगर आपको इंटरेस्ट है इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वगैरह चीज़ में। They manage the transportation, warehousing and distribution of goods, ensuring efficient and cost-effective supply chain operations. तो बेसिकली ये सप्लाई चेन को पूरा मैनेज कर लेंगे आपके बिहाफ को। आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि कौन आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, कैसे आप सामान भेज रहे हो, कैसे कुछ कर रहे हो। आप 3PL या 4PL को हायर कर लो, वो आपके बिहाफ पे सब कुछ हैंडल कर लेंगे सप्लाई चेन ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे, ठीक है। आपको बता भी देंगे कि कहाँ पे आपका शिपमेंट है अभी, ठीक है। रियल टाइम विजिबिलिटी दे देंगे आपको मेक श्योर करेंगे कि आप इंटरनेशनल शिपिंग और हैंडलिंग रेगुलेशंस को आप वैल्यू कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स कुछ ऐसी कंपनी होती है जो फुल फ्लेजेडली आपको सारी जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कर देती है या प्राप्त हो जाती हैं आपको वहाँ से, ठीक है। और ये थोड़ा सा फीस अपना चार्ज करते हैं। फीस तो हर जगह होती है ऑब्वियसली यार। आप अगर चाहोगे आपने सामान बना दिया और आप यूएसए के मार्केट में भेजो और आपको रास्ते में कुछ पैसे ना खिलाने पड़े किसी को, तो वो चीज़ गलत है, वो आप गलत थिंकिंग में हो, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आठों के आठों टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज समझ गए होंगे इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर समझ नहीं आई वीडियो तो प्लीज़ एक बार दोबारा से ज़रूर देख लेना, आपको मस्त क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, जो कि मैं अपनी सारी वीडियोज़ में ही करता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, आपको पता ही है कितना वैल्यूएबल चैनल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना। वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करो, लेकिन कॉमेंट में एक रीज़न लिख देना कि हाँ भाई इस वीडियो में मैं ये चीज़ इंप्रूव कर सकता था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।